Hello guys, I am Srijan Verma and I have secured All India Rank 39 in Civil Service Examination 2020. I am here to discuss what all things apart from the revision should a candidate keep in mind while making his strategy and a day before the exam and during the examination. So are you all ready? So let's rewind to the exam day. Night before the exam. एक साल की प्रिपरेशन के बाद 2020 प्रीलिम्स का डे आया एंड क्योंकि ये मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रखी थी। जो चीज़ें पढ़नी चाहिए थी मैंने वो सब पढ़ रखा था, जितने टेस्ट देने चाहिए थे मैंने उतने टेस्ट दे रखे थे। तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप इतना एफर्ट पुट इन करते हो तो आपको टेंशन होती है कि इन केस इतना पढ़ने के बाद भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो वो प्रेशर मुझे भी था एग्ज़ाम के एक दिन पहले। मेरी पर्सनल अप्रोच रहती है कि मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ। इस एग्ज़ाम में भी मैंने ये चीज़ करने की कोशिश करी, बट स्टिल एग्ज़ाम के एक दिन पहले मिड डे मैंने उस चीज़ मैंने पढ़ाई करी, बट सेकेंड हाफ आई डिड नॉट स्टडी। आई वॉज रिलैक्सिंग माई सेल्फ बिकॉज आई न्यू कि जितनी मेहनत होनी थी उतनी हो चुकी है एंड नाउ द लास्ट 10-12 आवर्स विल नॉट डिटरमाइन माई फ्यूचर। अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होगा तो जो क्यूमुलेटिव अभी तक की मेहनत है दैट हैज़ बीन सफिशिएंट। सेम प्रेशर मुझे मेंस के पहले भी फील हो रहा था, बट ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए हमें कि ये प्रेशर हमें टेंशन देता है और टेंशन हमारे पेपर को ख़राब करता है। तो इस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए मेरे पास दो बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम थे। एक मेरे कॉलेज सीनियर थे अपूर्व सर और एक राहुल सर। तो इन दोनों से मैं बात करता था टेक्स्ट पे। इन दोनों ने मुझे हाईली मोटिवेटिंग कमेंट्स दिए थे कि यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। और ये सब चीज़ें पढ़ के जब आप पॉजिटिव एनर्जी लेकर के जाते हो तो यू आर वेरी मोटिवेटेड टू अप्रोच द क्वेश्चन पेपर। तो दिस वाज अ डे बिफोर द एग्जामिनेशन एंड देन आई मूव टू द एग्जाम सेंटर। मैंने ब्रेकफास्ट बहुत लाइट किया था क्योंकि एक्चुअली मैं टेंस था, मैं नर्वस था और इस टाइम पे मैं बस ये कोशिश कर रहा था कि मैं अपने आप को कंपोज रख पाऊँ और मैं एग्ज़ाम में कोई भी ऐसी गलती ना करूँ जो पैनिक करने की वजह से होती है। एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचा, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे। उनको देख करके ऑब्वियस ही बात है आपको टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि आपको लगता है कि इन्हीं से आपका कॉम्पिटिशन है। बट यू शुड रियलाइज़ कि अगर आपने ऑनेस्टली मेहनत की है एंड यू हैव बीन ट्रू टू योरसेल्फ व्हाइल द प्रिपरेशन, तो वहाँ पे कोई भी बैठा जो बच्चा है वो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। वहाँ पे आप जितना जेन्युइनली प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना जेन्युइनली अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हो, दैट विल डिटरमाइन कि कौन क्वालिफाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बिकॉज आउट ऑफ लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर देयर आर ओनली हंड्रेड्स हु क्वालिफाई। सो यू आर डिफरेंट एंड यू शुड रियलाइज दैट। रीचिंग द सेंटर, क्योंकि मेरे एग्जाम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस मेरे होम टाउन में ही थे तो आई वाज वेरी वेल अवेयर कि मेरे सेंटर कहाँ पे हैं एंड मैंने एक दिन पहले उसे चेक नहीं किया था। मैं मॉर्निंग में ही सेंटर पे गया डायरेक्ट एंड आई वाज इजीली एबल टू लोकेट। बट आई विल एडवाइस कि अगर आपका सेंटर किसी नए शहर में है या आपके शहर में ही है और आपको नहीं पता है कि वो कहाँ पे है तो एक दिन पहले आप अपने सेंटर को लोकेट कर लीजिए, क्योंकि दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट everything being perfect. You cannot afford to be late at the exam center and miss the exam for which you have done so much preparations. तो किसी भी स्टेज पे हमें कोई भी चीज़ को रिस्क नहीं करना है। आप अपने एग्जाम सेंटर को भी एक दिन पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। सेंटर पहुंचने के बाद वहाँ पे मुझे बहुत सारे बच्चे दिखे, कुछ पढ़ रहे थे, कुछ बात कर रहे थे, कुछ मेरी तरह अकेले खड़े हुए थे। इन केस आपको कोई फ्रेंड वहाँ पे मिलता है तो मैं बोलूँगा कि आप उससे जाइए, बात करिए, बट डोंट टॉक अबाउट द एग्जाम, टॉक अबाउट अदर थिंग्स एट द पेरिफेरी ऑफ योर लाइफ, जो भी कुछ भी आपको लगता है, बट डू नॉट टॉक अबाउट द एग्जाम, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक अननेसेसरी प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट करेगा जस्ट एग्जाम में एंटर करने के पहले। रिसीविंग द क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये मेरा पहला सीरियस प्रीलिम्स था और पहला मेंस भी था, तो ऑब्वियसली बात है पेपर रिसीव करते टाइम एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट और एक सेंस ऑफ नर्वसनेस भी थी। मैंने जब प्रीलिम्स का पेपर लिया और मैंने फर्स्ट रीडिंग उसकी कंप्लीट करी तो देयर वर वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई वाज वेरी श्योर अबाउट कि इसके आंसर मुझे गारंटीड पता है। बट स्टिल आई मेड श्योर कि मैं अपना कंपोजर ना लूज करूं और जिस स्ट्रैटेजी से मैं मॉक टेस्ट देता था उसी स्ट्रैटेजी से मैं पेपर को अटेम्प्ट करूं। अल्टीमेटली आई मेड इंश्योर्ड कि मेरा कंपोजर वैसे ही है और मैंने सही से पेपर अटेम्प्ट किया एंड आई वाज एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स। फॉर मेंस मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता था, क्वेश्चन नंबर 20 तक जाता था। आई डिड नॉट डू द चेरी पिकिंग थिंग कि पहले जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उसे करेंगे, फिर एवरेज और फिर जो सबसे खराब आते हैं, बिकॉज मेरी राइटिंग स्पीड स्लो थी एंड आई रियलाइज कि अगर मैं चेरी पिकिंग करने जाऊंगा तो मेरे कुछ ना कुछ आंसर्स मिस हो जाएंगे एंड दिस वॉज द रीजन वाई आई स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड वेंट टू क्वेश्चन नंबर 20।
प्रीलिम्स के पेपर में ऐसा हो मेरे साथ नहीं होता था कि मुझे 60-70 क्वेश्चन श्योर शॉट आते हो ताकि मैं सिर्फ 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊँ एंड आई एबल टू स्कोर मोर देन द कट ऑफ। बट वहाँ पे एलिमिनेशन वगैरह से आपको आंसर्स लेकर के आना पड़ता है, एटलीस्ट मेरे साथ ही था। I attempted almost 95 questions in this prelims paper despite knowing only 30 questions with 100% guarantee. So let's look at one of these questions which I tried to attempt in the paper based upon my knowledge and how I approached it. So ये question था द विट्ठल विध्वंसक किसने लिखी है, एंड देयर वर 4 ऑप्शंस। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी एंड भीमराव रामजी अंबेडकर, ये 3 बहुत ही पॉपुलर नाम हैं और इनके बारे में मोस्टली हम लोग सब लोग पढ़ते हैं। ये जो बुक है इसका नाम मैंने नहीं सुना हुआ था, हो सकता है ये पॉपुलर बुक हो, बट उस टाइम पे जो मेरे थॉट प्रोसेस था वो ये था कि इसका नाम मैंने नहीं सुना हुआ है। एंड ये जो फर्स्ट ऑप्शन में है इनके बारे में, इनके वर्क्स भी हमें बहुत कम पता थे। तो फिर मैंने बोला कि अगर इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है तो ए कुड बी द पॉसिबल आंसर। मैंने ये यहाँ पे स्ट्रैटेजी अप्लाई करी और इसको इंप्लीमेंट किया। अगर मैं चाहता तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ सकता था, आई वुड हैव बीन 2 मार्क्स लेस। मेरे अप्रॉक्सीमेटली प्रीलिम्स में 122 का स्कोर था जो अभी तक एक्सपेक्टेड है, बट ऑफिशियल आंसर्स नहीं आए हैं। तो क्योंकि मेरे 122 मार्क्स आ रहे थे, इसमें से अगर 2 नंबर कम हो जाता तो आई वुड हैव स्कोर्ड 120 एंड स्टिल मैनेज टू क्लियर द प्रीलिम्स। बट ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग 98-100 जो जस्ट कट ऑफ के मार्जिन पे हैं, इस तरीके के 2 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो you should not miss on the opportunities of scoring questions like this. मेंस के पेपर के टाइम, अटेम्प्ट करते टाइम मेरा पूरा कंसंट्रेशन पेपर पे था, बट आई एंश्योर्ड कि घड़ी में कितना समय बचा है वो भी मुझे देखना था। शुरुआत में हमें अप्रॉक्सीमेटली 7 और 11 मिनट्स मिलते हैं 10 मार्कर्स और 15 मार्कर्स को अटेम्प्ट करने के लिए, बट जनरली हम इसको ओवर रीच करते हैं और एंड आते आते हमारे पास टाइम कम पड़ता है फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो उस टाइम पे आपको इम्प्रोवाइज करना बहुत ज़रूरी है और ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कितने क्वेश्चंस और कितने मिनट बचे हैं, ताकि आप ये कैलकुलेट कर पाओ कि पर क्वेश्चन आपके पास कितने मिनट्स हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं एथिक्स का पेपर कर रहा था तो अप्रॉक्सीमेटली लास्ट के 3 क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास 12 मिनट्स के आसपास बचे थे, बट मुझे पता था कि मेरी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो अपनी क्लास के मिड पे है, यानी कि जब तक मेरी कॉपी कलेक्ट करने आएंगे इन्विजिलेटर्स तब तक मुझे 2-3 मिनट एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो आई इंश्योर्ड कि ये जो मुझे 15 मिनट का टाइम बचा है मुझे इसमें तीनों आंसर लिखने हैं, एंड नॉट दैट कि 2 लिख के 1 स्किप कर देंगे। तो इसलिए मैंने तीनों को अप्रॉक्सीमेटली 4 to 4.5 मिनट्स में करने की कोशिश करी एंड आई वाज एबल टू कंप्लीट द पेपर। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये रियलाइज करना है कि जब हम जीएस का पेपर मेंस में अटेम्प्ट कर रहे हो तो हमें क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है, हमें वो क्वेश्चन आते हो चाहे ना आते हो हमें लिखना है उसमें। जीएस में अगर आप क्वेश्चंस छोड़ रहे हो तो मेरे हिसाब से वो एक सुसाइड होता है। मेरे जीएस के 1000 मार्क्स के पेपर में पूरा 1000 मार्क्स का अटेम्प्ट था, डिस्पाइट देयर वर मेनी क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आते थे। प्रीलिम्स के केस में मैंने 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 100। 5 क्वेश्चंस मैंने इसलिए छोड़े थे बिकॉज हैड आई अटेम्प्टेड दोस 5 क्वेश्चंस दैट वुड हैव बीन रैंडम गेसेस, और रैंडम गेसेस हमें अवॉइड करने चाहिए। रैंडम गेसेस विल नॉट फेच यू मार्क्स बट ब्रिंग दैट डाउन। इन बिटवीन द एग्जाम्स जब मैं प्रीलिम्स का पहला पेपर करके बाहर आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा प्रीलिम्स का पेपर बहुत खराब हो गया है, एंड एक बार तो मेरे दिमाग में ये भी आया कि आई विल नॉट अटेम्प्ट द सीसैट पेपर एंड आई विल गो बैक, बट देन आई रियलाइज कि साल भर की मेहनत है। नहीं पता मुझे कि उस पेपर में मेरा अच्छा हुआ है कि खराब हुआ है, बट व्हाट आई नो इज आई शुड अटेम्प्ट द पेपर। एंड इस चीज़ को मैंने, जो मुझे थॉट आ रहा था कि मेरा पेपर खराब हो गया है, मैंने उसको अपने दूसरे पेपर में रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया। मैंने दूसरे पेपर को इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया। हाँ, दूसरा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का भले ही था, बट स्टिल अगर मैं उस बैगेज के साथ इसको अटेम्प्ट करता तो मैं इसमें केयरलेस मिस्टेक्स करता, तो वो चीज़ मैंने अवॉइड करी। इवन मेंस के पेपर में हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हम पेपर 1 का बैगेज पेपर 2 में लेके नहीं जा रहे हैं। हो सकता है हमारा पेपर 1 खराब हो गया है और पेपर 2 अगर मैं उस बैगेज के साथ जाऊं तो मैं उसको भी खराब कर दूं। एक चीज़ हमें और ध्यान रखना चाहिए कि हम कॉपी चेक नहीं कर रहे हैं। वो पेपर मेरे हिसाब से खराब हुआ है, बट हो सकता है कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसके हिसाब से वो पेपर अच्छा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता था कि मेरा एथिक्स का पेपर थोड़ा सा खराब हो गया है, बट स्टिल जब मार्क्स आए तो मुझे एथिक्स में ऑलमोस्ट 116 मार्क्स हैं। तो ये चीज़ सिग्निफाई करती है कि जो हम सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअल रियलिटी हो। तो बैगेज जो लास्ट पेपर का है उसे अलग रख करके हमें हर पेपर को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना चाहिए और अपनी स्ट्रैटेजी इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम हॉल में जो ओरिजिनल स्ट्रैटेजी है उसी से स्टिक करना चाहिए। प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करते टाइम मैं हमेशा 3 रीडिंग्स में अटेम्प्ट करता था। फर्स्ट रीडिंग में वो क्वेश्चन जिनके लिए मैं 100% श्योर शॉट होता था।
जब वो रीडिंग खत्म हो जाती थी तो मैं इन क्वेश्चंस को OMR शीट में बबल कर देता था और उसके बाद ही सेकंड रीडिंग के लिए प्रोसीड करता था। सेकंड रीडिंग में मोस्टली वो क्वेश्चंस होते थे जिसमें मैं 2 या 3 ऑप्शन में कंफ्यूज रहता था। उनको खत्म करने के बाद मैं उन्हें बबल करता था और फिर आई वेंट फॉर द फाइनल रीडिंग, जहां पे मैं उन क्वेश्चंस को टैकल करता था जो मुझे लगता था कि इनके प्रोबेबल आंसर्स ये हो सकते हैं, बट आई वाज नॉट श्योर। तो उसमें मुझे डिसाइड करना होता था कि क्या ये रैंडम गेस हो रहा है मेरा, या मुझे एक्चुअली में इसके बारे में कुछ पता है और मैं उसके बेसिस पे मार रहा हूँ। एंड देन वाज द थर्ड राउंड ऑफ जिसमें मैं OMR भरता था। तो इससे क्या होता था कि आप नंबर ऑफ एरर्स जो OMR भरने में होती हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप सारे क्वेश्चंस एक साथ बबल करेंगे तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप सीक्वेंस गलत कर सकते हैं, बट इस तरीके से जब आप मल्टीपल टाइम्स में उसको भर रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। कमिंग आउट ऑफ द एग्जाम हॉल, जब मैं सेकेंड पेपर दे करके बाहर आया तो पेपर हो चुका था और मैं बहुत खुश था कि दोनों पेपर हो गए फाइनली। जो साल भर की मेहनत थी वो मैंने रिफ्लेक्ट करी है पेपर में। अब आगे आगे होता है कि नहीं होता है उसका एक्साइटमेंट था। जब मैं प्रीलिम्स दे करके घर पहुंचा, घर पहुंचने के पहले ही आंसर की आ चुकी थी, तो मैंने घर पहुंचा और मैंने सबसे पहले मार्क्स चेक किए। एक आंसर की से जब मैंने मार्क्स चेक किए तो आई वॉज गेटिंग अराउंड 120 122, बट आई वॉज नॉट श्योर कि ये कितनी जेन्युइन है कितनी नहीं है। तो आई हैड टू मेक श्योर विद अदर आंसर की। तो जब मैंने 2 से चेक किया और मार्क्स सेम रेंज में थे, सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि आई विल बी एबल टू राइट द मेंस एग्जाम दिस टाइम। सेम चीज मैं मेंस एग्जाम के लिए ये बोलना चाहूंगा कि व्हेन यू गो बैक होम, especially after writing your essay GS1 or GS2, do not try to consult what you have written with your friends, because there are chances your opinion and your friend's opinion might contradict, और फिर उस टाइम पे हमें ये लगेगा कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारा GS3, 4 या ऑप्शनल के पेपर्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो मेंस के टाइम पे क्वेश्चंस डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे लगता है मैंने नहीं किया था, मैं वापस जा करके अपने नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट टारगेट के बारे में सोचता था और उसे अटेम्प्ट करता था। फाइनल रिजल्ट, जब PDF अपलोड हुई UPSC की वेबसाइट पे, मैंने PDF ओपन किया और मैं नाम सर्च करने पे गया। मैंने टाइप किया SRIJA एंड आई वाज एस्टोनिश्ड कि सर्च रिजल्ट तो आया बट वो मेरा नाम नहीं था। ऑल इंडिया रैंक 20 पे सेम इनिशियल्स के साथ कोई और नाम था। तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हुई और मुझे लगा कि व्हाट इफ देयर इज नो अदर नेम विच मैचेस दीज इनिशियल्स, और मेरा नाम नहीं हो लिस्ट में। बट स्टिल मेरी नज़र उस पेज पे गई तो मैंने देखा कि देयर वॉज 1 of 2 सर्च रिजल्ट्स विच इट वॉज शोइंग। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और फिर जब मैंने नेक्स्ट किया तो देयर वॉज माई नेम एंड आई वेरीफाइड विद माई रोल नंबर एंड देन आई सॉ द रैंक, इट वॉज 39। मतलब उस चीज़ को बताने के लिए मेरे पास कोई फीलिंग नहीं है कि उस टाइम पे मुझे कैसा लगा। विद इन मिनट्स मेरे पास फ्रेंड्स, सीनियर्स, फैमिली मेम्बर्स सबके कॉल आने लग गए थे और सबकी आवाज़ से मैं ये जज कर सकता था कि मेरी एक सक्सेस में कितने लोगों को खुशी मिली है। तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी दैट आई हैव ऑफ दैट इवनिंग। वेल, इट हैज़ ब्रॉट बैक मेनी मेमोरीज फ्रॉम माई days of preparation and appearing in the examination, and now it is time for you to take action as the prelims is round the corner and mains and personality tests are awaiting you. You can build your strategy while appearing for the test on the Unacademy platform and also avail 10% discount by using the code CTWT. I would like to tag Abhishek Shukla, All India Rank 15 Civil Service Exam 2020, to come here and share his experience with you all. Thank you and let's crack it.